हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में पादप जगत को। पादप जगत को हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था और आज के वीडियो में भी हम पढ़ेंगे पादप जगत को। पादप जगत को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्योंकि जो पादप जगत है उसके जो हमने डिवाइडेशन देखा था, वर्गीकरण देखा था, उसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया है पिछले वीडियो में और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा पार्ट। और आज ही ये दो पार्ट में पादप जगत पूरा नहीं होता है, लेकिन इसका जो पादप जगत के अंतर्गत ऊतक को छोड़कर और पादप अकारिकी को छोड़कर जो भी चीज़ें आती हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे सब आपकी पिछले और आज के वीडियो दोनों में मिला करके। पिछला वीडियो जिसने देखा होगा तो पता होगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपके शिक्षक भर्ती में भी पूछे गए हैं और जो आज का टॉपिक है हमारा, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है पादप जगत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बिल्कुल भी स्किप नहीं होना है क्योंकि ये पूरा एक पार्ट है जिसको आधा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा था, इसलिए आधा जो आज वाला पार्ट है वो भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, आपके शिक्षक भर्ती में भी आए हैं और टेट सीटेट और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी आए हुए हैं, हर बार आते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और एक चीज़ यहाँ पे ये कि पादप जगत यहाँ से कंप्लीट नहीं होता है, पादप ऊतक अलग चीज़ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पादप जो ऊतक होते हैं पादपों के, पौधों में जो ऊतक होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जो पादप जगत का ये वाला जो डिवाइडेशन है हम इसको जो है आज कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरा जो है बहुत छोटा सा एक स्क्रीनशॉट्स लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। यहाँ से हज़ारों क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार एग्ज़ाम्स में। आपके रीट एग्ज़ाम्स जो हुआ है वहाँ पे भी अभी जो हुआ है उसमें भी पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद आता है पादप अकारिकी। तो पादप अकारिकी को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप जो है साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाएं, साइंस की जो वीडियो है, साइंस की जो फाइल है उसको खोलेंगे आप तो वहाँ पे बॉटनी के नाम से एक वीडियो मिलेगा आपको, आप उसको देखें। लास्ट में जो है पादप अकारिकी से संबंधित ही वहाँ पे सब पढ़ाया हुआ है। पादप अकारिकी में जो जो चीज़ें आती हैं सारा कुछ वहाँ पे आपको पढ़ा दिया गया है, तो फिर से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो पादप जगत में सबसे पहले आता है ये वाला पार्ट, इसके बाद आता है पादप अकारिकी जो कि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, आप बॉटनी वाले वीडियो में देखें साइंस में। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पादप ऊतक को। तो आज हम पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद वर्ग को। हमने पिछले वीडियो में अपुष्पोद्भिद को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद वर्ग को। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत दो आते हैं, यानी ये जो पुष्पोद्भिद है इसके दो भाग हैं, दो वर्ग हैं। एक तो नग्नबीजी जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं और एक होता है आवर्तबीजी, ठीक है, जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो पुष्पोद्भिद वर्ग के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं इसके, पहला जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। आपको याद होगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे इस वाले से, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे पूछे गए थे तो अब फिर से इसी से पूछेंगे, कहीं और से पूछ सकते हैं, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो है आपका शिक्षक भर्ती में पूछा गया था पिछले, और टेट एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया था, सीटेट में तो कई बार पूछा गया। ठीक है, तो ये हो गया पुष्पोद्भिद के दो पार्ट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब यहाँ से देखें जो जिम्नोस्पर्म है इसको तो एक ही है, इसका सिंगल है, ठीक है, लेकिन ये जो आवर्तबीजी है यानी एंजियोस्पर्म है इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में डिवाइड किया जाता है किसको, एंजियोस्पर्म को यानी आवर्तबीजी को। तो आज हम ये वाला हिस्सा जो है पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नग्नबीजी को यानी जिम्नोस्पर्म को, फिर हम आवर्तबीजी को पढ़ेंगे और इसके ये दोनों पार्ट पढ़ेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज पुष्पोद्भिद या फूल वाले पौधे। ज़रूरी नहीं है इस तरह का लिखा हो, इसको फूल वाले पौधे भी कहते हैं। ठीक है, अपुष्पोद्भिद मतलब जिसमें फल और बीज नहीं होते, वो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पुष्पोद्भिद यानी फूल वाले पौधे और इसमें फूल और बीज सब होते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं
इस समूह के सभी पौधों में फूल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को 2 भागों में बांटा गया है, यानी ये जो पुष्पोद्भिद है यानी फूल वाले पौधे जो हैं उनमें क्या होता है, पूर्ण विकसित होते हैं। क्या पौधे जो है वो पूर्ण विकसित होते हैं, उसमें फूल और बीज जो है वो होते हैं और इनको 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन से, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, यानी एक नग्न बीजी और एक आवर्त बीजी, 2 भागों में बांटा गया है। तो अब हम दोनों को पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, नग्न बीजी, दूसरा आवर्त बीजी, यानी एक जिम्नोस्पर्म, यानी नग्न बीजी को क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, आवर्त बीजी को कहते हैं एंजियोस्पर्म। आपको इसकी हिंदी और ये जो वैज्ञानिक नाम होते हैं इन दोनों को आपको जो है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कई बार हिंदी में ना पूछ करके वो वैज्ञानिक नाम इंग्लिश में ऐसे पूछ लेते हैं जिम्नोस्पर्म, क्योंकि आपका जो पिछले वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो वो जिम्नोस्पर्म के नाम से ही पूछा गया है, हिंदी में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इसलिए आपको ये दूसरे जो इसके वैज्ञानिक नाम है ये भी याद रखने हैं जो इंग्लिश में है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म है, आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म जो कि सिंगल होते हैं, ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटते हैं, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री, लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है वो उसका सिंगल है, ठीक है। तो कौन से पौधे आते हैं नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत, देखिए ऐसे पौधे जिनके बीज पूरी तरह से अनावृत हों और अंडाशय का पूर्ण अभाव हो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, जैसे साइस होता है, पाइन्स होता है, सेड्रस होता है। ये सभी पौधे जो है 12मासी होते हैं और जेरोफाइटिक होते हैं। जेरोफाइटिक का मतलब होता है मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद मतलब जो पौधे पानी के बिना भी चल सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं, या जिनको बहुत कम मात्रा में जल की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, वो होते हैं मरुद्भिद पौधे। जैसे मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं जेरोफाइटिक। ये होते हैं नग्न बीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म। ये 12मासी होते हैं, ठीक है, 12मासी होते हैं यानी वर्ष भर रहते हैं, 12मासी होते हैं। और क्या होते हैं, जेरोफाइटिक पौधे होते हैं। जेरोफाइटिक मतलब मरुद्भिद कहते हैं इसको हिंदी में। जेरोफाइटिक मतलब मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं मरुद्भिद, उसको जेरोफाइटिक कहते हैं, चाहे तो आप हिंदी में भी नोट कर लें, जेरोफाइटिक मरुद्भिद पौधे। तो नग्न बीजी जो होते हैं पौधे जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो 12मासी होते हैं और जेरोफाइटिक होते हैं। इसमें क्या होता है, बीज जो होते हैं पूरी तरह से अनावृत होते हैं और अंडाशय का पूर्ण अभाव होता है यानी नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, जब आप उदाहरण देखेंगे तब आप समझेंगे। फिर देखिए जो जिम्नोस्पर्म होते हैं यानी नग्न बीजी पौधे होते हैं उनकी क्या क्या है वो पॉइंट वाइज देख लीजिए। इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी या आरोही के रूप में होते हैं। पौधे काष्ठीय और लंबे होते हैं, यानी पौधे काष्ठीय होते हैं यानी उसमें लकड़ी ज़्यादा होती है और लंबे होते हैं, ठीक है। जो नग्न बीजी पौधे हैं वो लंबाई में लंबे होते, बहुत लंबे होते हैं और काष्ठीय होते हैं, यानी लकड़ी जो है उनकी यूज़ होती है, उनकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, काष्ठीय भी होते हैं। फिर है परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। जो परागण की क्रिया होती है वो वायु द्वारा होती है। नेक्स्ट है वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा। यहाँ से देखें आपसे पूछा जा सकता है कि जो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया, वो किसके अंतर्गत आता है। तो जो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया, ये नग्न बीजी पौधों के अंतर्गत आता है, यानी जिम्नोस्पर्म पौधों के अंतर्गत आता है वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा। और यहाँ से नाम भी पूछा जा सकता है, तो नाम आप याद रखें, सिकोया है। सिकोया पूरा नाम इसका देखें, यहाँ से सिकोया नहीं है, सिकोया सेम्परविरेंस है जो कि इसका पूरा नाम है और इसी के अंतर्गत आता है। इसे रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, यानी चाहे तो इस नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया भी पूछा जा सकता है। तो रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया या सिकोया इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आप सिकोया और रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया दोनों याद रखें। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और दोनों ही ये जो है दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है जो कि नग्न बीजी पौधों के अंतर्गत आता है। फिर है सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा कौन सा है, वह है जैमिया पिग्मिया, ठीक है। तो यहाँ से ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ऊंचा सबसे छोटा पूछ सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पादप जगत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे
ये जीके के पर्पज़ से तो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा सबसे छोटा, लेकिन पादप जगत में ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और पूछ भी सकते हैं, तो ध्यान से इसको जो है याद कर लें। सिकोया और रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया एक ही बात है, चाहे तो ये हिंदी में पूछेंगे चाहे वह इस तरह से पूछेंगे। तो ये दोनों, ये जो है सबसे ऊंचा पौधा है वनस्पति जगत का, और ये जैमिया पिग्मिया जो है ये वनस्पति जगत का सबसे छोटा पौधा। और ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? दोनों ही आते हैं किसके? नग्नबीजी पौधों के अंतर्गत, यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। अब देखिए जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व, यानी कि जो नग्नबीजी पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनका आर्थिक महत्व क्या है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा, ये बारहमासी होते हैं, बारहमासी रहते हैं। ये काष्ठीय होते हैं, यानी कि इसमें लकड़ी काफ़ी मात्रा में होती है। तो और भोजन में भी कुछ चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए आर्थिक महत्व जिम्नोस्पर्म का, यानी नग्नबीजी पौधों का आर्थिक महत्व है। तो भोजन के रूप में इसका क्या महत्व है? जो साइकस का पौधा होता है, साइकस का जो पेड़ होता है, उसके तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, इसलिए इसे साइकस को सागोपाम भी कहते हैं। ये मैंने किसी वीडियो में आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो खाने वाला साबूदाना है वो कौन से पौधे से बनता है या किससे बनता है। तो साइकस जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके तनों से मंड जो होता है निकाल कर उससे क्या बनता है? खाने वाला साबूदाना बनता है। और इसीलिए अगर पूछा जाए सागोपाम किसे कहते हैं? सागोपाम कहते हैं साइकस को। तो ये भी आप ध्यान रखें कि सागोपाम किसे कहते हैं? सागोपाम कहते हैं साइकस के पेड़ को, यानी साइकस के पौधे को सागोपाम कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको सागोपाम? क्योंकि इससे जो है साइकस के तनों से जो है मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनता है, इसीलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। लेकिन जो ये खाने वाला साबूदाना होता है, इसके बनने की प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है साबूदाने के बनने की। लेकिन अगर साबूदाना बनते हुए आप देख लेंगे तो फिर कभी नहीं खाएंगे साबूदाना, क्योंकि उसके बनने की प्रक्रिया बहुत अजीब है। तो साइकस के तनों से जो मंड निकलता है उससे बनता है क्या? साबूदाना। और इसीलिए इसको सागोपाम भी कहते हैं। किसको? साइकस को। नेक्स्ट देखें, लकड़ी में किस पेड़ का प्रयोग होता है? मतलब जो नग्नबीजी पौधे हैं, यानी कि जिम्नोस्पर्म है, उनका लकड़ी में कौन से पेड़ का इस्तेमाल होता है? तो चीड़ का होता है, सिकोया का होता है, देवदार का होता है। और ये सभी जो है लकड़ी वाले पौधे हैं, यानी कि काष्ठीय पौधे हैं। जैसे चीड़ है, देवदार है, ये सभी किस में आते हैं? नग्नबीजी पौधों में आते हैं। तो आपको यहाँ से एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ये सारी चीज़ें जो है इनका आर्थिक महत्व भी ध्यान रखना, और ये सभी किस में आते हैं? नग्नबीजी पौधों में आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चीड़, सिकोया, देवदार, ये सभी जो लकड़ी वाले काष्ठीय पौधे हैं किस में आते हैं? नग्नबीजी पौधों में आते हैं। फिर देखिए वाष्पीय तेल बनाने में भी नग्नबीजी पौधों का यूज़ होता है। कौन से? चीड़ के जो पेड़ होता है उससे तारपीन का तेल बनता है। तारपीन का तेल आप सबको पता होगा। तारपीन का तेल किससे बनता है? चीड़ के पेड़ से बनता है, और ये वाष्पीय तेल होता है। और इसी तरह से देवदार जो होता है, देवदार की लकड़ी से बनता है सेड्रस तेल, और ये भी कैसा तेल है? वाष्पीय तेल है। वाष्पीय तेल का मतलब ये होता है कि वो अगर उसको खुला रखते हैं तो वो वाष्प में उड़ जाता है, यानी कि धीरे धीरे अपने आप ही वो गायब हो जाता है। उसको कहते हैं क्या? वाष्पीय तेल। तो तारपीन का तेल है किससे बनता है? चीड़ के पेड़ से बनता है। सेड्रस तेल बनता है देवदार की लकड़ी से, यानी देवदार से बनता है। तो ये भी वाष्पीय तेल है। और ये सभी कौन से हैं? नग्नबीजी पौधे हैं। चीड़ है, देवदार है, सभी क्या हैं? नग्नबीजी पौधे हैं। अब देखिए यहाँ से हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ लिया, यानी कि नग्नबीजी पौधों को पढ़ लिया, उसका महत्व पढ़ लिया। ये बारहमासी होते हैं, काष्ठीय पौधे होते हैं। भोजन में साइकस का यूज़ होता है, उसके जो है साबूदाना बनता है। लकड़ी में चीड़, देवदार है, इनका यूज़ होता है फर्नीचर बनाने में। वाष्पीय तेल बनते हैं उससे, चीड़ से तारपीन का। तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक चीज़ और देखिए, यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, जो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है ये जो है नग्नबीजी पौधा है, ठीक है। लेकिन जो सबसे छोटा पौधा है वो यहाँ पर वनस्पति जगत का नहीं बल्कि नग्नबीजी पौधों का बताया जा रहा है, ठीक है।
यानी जो है जैमिया पिग्मिया जो है ये नग्नबीजी पौधा जो है, यानी नग्नबीजी जो जिम्नोस्पर्म है उनका सबसे छोटा पौधा है जैमिया पिग्मिया। लेकिन ये जो सिकोया है, रेड बुक ऑफ कैलिफोर्निया है, ये पूरे पादप जगत का यानी वनस्पति जगत का जो है ये सबसे ऊंचा पौधा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम एंजियोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म हमने देख लिया, नग्नबीजी। अब हम देखते हैं आवर्तबीजी जो कि इम्पॉर्टेंट है। आवर्तबीजी जिसको कहते हैं एंजियोस्पर्म, इस समूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। बीज कहाँ होते हैं? फल के अंदर होते हैं। इन पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं, यानी पूरी तरह से विकसित होते हैं। इसमें सब कुछ होता है। जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं यानी एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें फूल भी होता है, फल भी होता है, बीज भी होता है और सब कुछ जो है पूर्ण विकसित होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं यानी कि आवर्तबीजी पौधे होते हैं इनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं, और जो नग्नबीजी होते हैं यानी कि जो अभी जिम्नोस्पर्म हमने पढ़े उनकी जड़ें अपस्थानिक जड़ें होती हैं। आपको मैंने अपस्थानिक जड़ें और ये मूसला जड़ें जो है पढ़ाई हुई हैं बॉटनी वाले वीडियो में। तो जो नग्नबीजी पौधे होते हैं उनकी अपस्थानिक जड़ें होती हैं और जो आवर्तबीजी होते हैं उनकी मूसला जड़ें होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो आवर्तबीजी होते हैं ये पूर्णतः जो है विकसित पौधे होते हैं। इनके फल, फूल, बीज, पत्ती सब कुछ पूर्ण विकसित होता है। ठीक है। फिर इस समूह के पौधों में बीज पत्र होते हैं। ठीक है, बीज में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है। तो ये जो है एंजियोस्पर्म में ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधे पूछे जा सकते हैं क्योंकि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है। तो बीज पत्र के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है। और इसमें बस इतना ध्यान रखें जो एंजियोस्पर्म होते हैं मूसला जड़ें होती हैं इसमें, और इनके फल, पत्ती, फूल सब कुछ पूर्ण विकसित होते हैं, और जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। बाकी एक बीजपत्री द्विबीजपत्री को पढ़ना है। तो हम देखते हैं एक बीजपत्री पौधे जिनके बीच में केवल एक बीजपत्र होता है उन्हें एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। इन पौधों की पत्तियां चौड़ी होने के बजाय अधिक लंबी होती हैं। यानी जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं इनकी पत्तियां जो है चौड़ी होने के बजाय लंबी होती हैं। जैसे गन्ने की पत्ती आपने देखी होगी लंबी होती है। इसी तरह से प्याज है, लहसुन है, इनकी पत्तियां आपने देखा होगा चौड़ी होने के बजाय लंबी होती हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं इनमें केवल एक बीजपत्र होता है और इन पौधों की पत्तियां चौड़ी होने के बजाय अधिक लंबी होती हैं। इस वर्ग में ताड़ के पेड़ को छोड़कर सभी जो हैं बहुत कम ऊंचाई वाले होते हैं। जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनमें ताड़ का पेड़ सिर्फ ऊंचा होता है, बाकी सभी छोटे होते हैं। जैसे गन्ना है या प्याज है, लहसुन है, ये कोई बहुत ऊंचे तो होते नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। तो सिर्फ ताड़ का पेड़ ही ऊंचा होता है, बाकी सभी छोटे ही होते हैं। तो जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें ताड़ के पेड़ को छोड़कर सभी बहुत कम ऊंचाई वाले होते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखें कुछ उदाहरण है कुल के साथ। ठीक है, क्योंकि कई बार कुल पूछा जाता है। तो ये एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सभी क्या है एक बीजपत्री पौधे हैं। इनमें एक बीजपत्र होता है और यहाँ पर कुल भी लिख दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए। जो लहसुन प्याज होता है वो लिलिएसी कुल में आता है। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर ये सभी पामी कुल में आते हैं। पालमी कुल मतलब जो पाम का पेड़ होता है उस कुल में आते हैं। जैसे कि नारियल का पेड़, खजूर का पेड़, ताड़ का पेड़, आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सब जो है एक कैटेगरी के पेड़ होते हैं। आपने खजूर का पेड़ भी देखा है और नारियल का भी देखा है, तो आप देखें ध्यान दें कि दोनों ही एक ही कैटेगरी के होते हैं और ये सभी इसी में आते हैं, किसमें पालमी कुल में आते हैं। इसी तरह से गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ ये सभी जो है ग्रेमिनेसी कुल में आते हैं और ये सभी कैसे हैं एक बीजपत्री पौधे हैं। और सभी में बीज जो है एक बीजपत्र होता है इसमें, और मतलब बीज को जब आप तोड़ेंगे तो वो दो हिस्से में नहीं बंटता। ठीक है, तो ये होता है पहचान एक बीजपत्री पौधे की।
और ये सभी जो है कुल के साथ है, तो कुल भी आप ध्यान रखें क्योंकि कई बार कुल पूछे गए हैं। और इन सभी में आप ध्यान दें, इन सभी पौधों में आप ध्यान दीजिए कि इनकी पत्तियां चौड़ी नहीं होती हैं, इनकी पत्तियां चौड़ी होने के बजाय अधिक लंबी होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको एक बीजपत्री पौधों की ये पहचान। दूसरा है द्विबीजपत्री पौधे, यानी इसमें बहुत सारे पौधे आते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, एक बीजपत्री पौधों में बहुत कम पौधे आते हैं, मतलब बहुत कम चीज़ें आती हैं, और द्विबीजपत्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो द्विबीजपत्री पौधों में क्या होता है, जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे चना, मटर, सेम, ये सभी कैसे हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं। इनके बीज को जब आप तोड़ें तो क्या होता है, ये 2 पार्ट में टूटते हैं। आप चना को देखें, इसको जब आप तोड़ेंगे तो 2 पार्ट में टूटती है। मटर, सेम, इसी तरह से मूंगफली है, जो भी मतलब बीज होगा उसको जब आप थोड़ा सा भी दबाएंगे तो 2 पार्ट में टूट जाती है, वही होता है द्विबीजपत्री, है ना। तो ये सभी क्या है, द्विबीजपत्री पौधे हैं। अब देखते हैं, हम उदाहरण देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उदाहरण ही पूछे जाएंगे इससे, क्योंकि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री से और कुछ नहीं पूछा जाता, बस पौधों के नाम ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं द्विबीजपत्री पौधे, कुल के साथ लिखे हैं ताकि आपको कुल याद हो जाए, क्योंकि कई बार कुल पूछा जाता है उनका। तो क्रूसीफेरी जो इम्पॉर्टेंट है, क्रूसीफेरी कुल जो है इसके अंतर्गत आता है मूली, शलजम और सरसों। मूली, शलजम, सरसों ये सभी आते हैं कौन से कुल में, क्रूसीफेरी कुल में। और ये भी कैसे हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं। यानी जब इनका बीज जो है बोया जाता है, तो जब ये इसका अंकुर निकलता है, जैसे ही निकलता है पौधा ज़मीन के ऊपर आता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये द्विबीजपत्री होता है। ठीक है, तो क्रूसीफेरी कुल में आता है सरसों, मूली, शलजम। नेक्स्ट है मालवेसी कुल, मालवेसी कुल में आता है कपास, भिंडी, गुड़हल, ये आता है मालवेसी कुल में। नेक्स्ट है लिग्यूमिनोसी कुल, इसमें आता है बबूल, छुई मुई और कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली और सभी दलहन वाली फसलें जो हैं ये सभी किस में आती है, लिग्यूमिनोसी कुल में आती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसको जो है ध्यान से आपको याद करना है, लिग्यूमिनोसी कुल। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दलहन में तो बहुत सारी दलहन वाली चीज़ें आ गई ना, तो अब अलग अलग नहीं लिखना था, इसलिए पूरा ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, तो बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, इमली और सभी दलहन वाली जो फसलें हैं वो सभी किस कुल में आती है, लिग्यूमिनेसी कुल में आती हैं। और ये सभी द्विबीजपत्री होते हैं, ये ध्यान रखना है। और देखिए इमली और छुई मुई सेम है ना, आपने पौधा देखा होगा तो इससे याद रख सकते हैं आप। तो ये सभी कैसे हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं और कौन से कुल में है, लिग्यूमिनोसी कुल में है, तो याद रखनी है। नेक्स्ट है कंपोजिट कुल, कंपोजिट कुल भी आता है द्विबीजपत्री पौधों में, और इसमें आता है सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलार, डहेलिया, ये सभी आते हैं कंपोजिट कुल में और सभी द्विबीजपत्री पौधे हैं। फिर है रुटेसी कुल, रुटेसी कुल में नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसम्मी, बेल, ये सभी आते हैं रुटेसी कुल में और ये सभी जो है द्विबीजपत्री पौधे हैं। नेक्स्ट है कुकुरबिटेसी कुल, इसमें आता है तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, ये सभी कैसे हैं, कुकुरबिटेसी कुल। ठीक है, ये सभी भी कैसे हैं, द्विबीजपत्री हैं। फिर है सोलनेसी कुल, इसमें आता है मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, टमाटर, ये सभी कैसे हैं, सोलनेसी कुल में आते हैं। अगर आप एक याद कर लेते हैं तो आपको सब याद हो जाएंगे। कैसे, आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें, मिर्च के जो मिर्च होती है उसके अंदर जो बीज निकलते हैं उस पर ध्यान दें। बैगन में जो बीज होते हैं, बैगन को आप काटें उसके अंदर जो बीज होते हैं उस पर ध्यान दें आप। मकोई जो होती है उस पर ध्यान दें। धतूरा, टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं आप उस पर ध्यान दें। या जो रस भरी होती है उसके अंदर जो बीज निकलते हैं उस पर आप ध्यान दें। तो ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, सोलनेसी कुल में, और सभी एक ही तरह की हैं। आप ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें जो है इनके बीज जो अंदर निकलते हैं, बीजों की डिज़ाइनिंग या किस तरह से बीज निकलते हैं, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो आपको अगर एक याद हो गया तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी सब उसी कुल में आएंगी। ठीक है, तो ये सभी किस में है, सोलनेसी कुल में। फिर है रोजेसी कुल, रोजेसी कुल में क्या आता है, स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती, ये सभी आते हैं रोजेसी कुल में।
और ये सभी भी कैसे हैं, ये सभी द्विबीजपत्री पौधे हैं। और यहाँ से ध्यान दें, सेब है, नाशपाती है, सभी असत्य और झूठे फल कहे जाते हैं, यानी ये फल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, फल हैं, फल होते हुए भी ये फल नहीं माने जाते हैं। कौन? सेब, नाशपाती और बहुत सारी चीज़ें हैं जो असत्य फल कहे जाते हैं। पाइनएप्पल है, ये सभी असत्य फल या झूठे फल कहे जाते हैं, जिसमें सेब, नाशपाती वगैरह आते हैं। और असत्य फल किसे कहते हैं, यानी झूठा फल यानी असत्य फल किसे कहते हैं, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है मैंने बॉटनी वाले वीडियो में। आप साइंस की फ़ाइल में जाएंगे, आपको साइंस की फ़ाइल में एक बॉटनी वीडियो के नाम से, बॉटनी के नाम से मिलेगा वहाँ पे वीडियो, तो आप उसको देखें, उसमें बहुत कुछ है, उस एक वीडियो में बहुत कुछ है। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आई होप वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि वो वीडियो बहुत अच्छा है अपने आप में। उसमें 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है और वो बहुत दमदार वीडियो है। वो वन लाइनर है ज़रूर, जैसे कि ये जो है थ्योरी टाइप में वीडियो है, लेकिन वो वन लाइनर है, उसमें क्वेश्चन और आंसर हैं और वो बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपने वो देख लिया, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है वो आपके लिए। उसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है, उसमें पादप आकारी की भी पढ़ाई हुई है और सब कुछ जो है बहुत डिटेल से बताया हुआ है। वहाँ पे लकड़ी के बारे में, जड़ों के बारे में, असत्य फल और या फलों के जो प्रकार हैं, वो सारी चीज़ें उसमें जो है बताई हुई हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, साइंस फाइल में आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। और यह जो है रोजेसी कुल में आते हैं, सेब, नाशपाती, बादाम, स्ट्रॉबेरी, और ये सभी भी कैसे हैं, द्विबीजपत्री पौधे हैं। तो आज जो है हमारा ये जो पादप जगत वाला एक टॉपिक था हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। इससे 3 वीडियो आपको देखने चाहिए। एक तो वो बॉटनी वाला जो आपने साइंस फाइल में आपको मिल जाएगा, वो देखना है। और एक पिछला वीडियो जो था अभी जो कल अपलोड किया था, वो देखना। और ये आज वाला वीडियो, ये आपको ये 3 वीडियो जो है देखने हैं ज़रूर। और ये जो है आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा पादप आकारिकी और पादप जगत। इसके बाद हम पढ़ेंगे पादप ऊतक को, यानी जो पौधों के ऊतक होते हैं उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, इससे बहुत अच्छे से नोट बनाना है। और मैंने पहले भी कहा था, पादप जगत में एक एक शब्द से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको नोट करना है सारी चीज़ों को और इनमें से क्वेश्चन निकालना है खुद भी और समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।